साल था 1947। एक राजा का एक बहुत ही खूबसूरत सपना था कि कश्मीर को बनाया जाएगा पूरब का स्विट्जरलैंड, एक आजाद मुल्क। लेकिन महीने भर के अंदर ही ये सपना एक ऐसी भयानक जंग में बदलने वाला था जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। आखिर ऐसा क्या हो गया कि उस राजा को अपना सब कुछ दांव पर लगाकर एक ऐसा फैसला लेना पड़ा जिसने न सिर्फ कश्मीर की बल्कि पूरे उपमहाद्वीप की तकदीर हमेशा के लिए लिख दी। चलिए आज इस कहानी की हर परत को खोलकर देखते हैं। ये जो अल्फाज हैं ये हैं महाराजा हरि सिंह के। साल 1947 जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो नए मुल्क बन रहे थे, तब वो कश्मीर के लिए एक बिल्कुल अलग रास्ता देख रहे थे। एक तीसरा रास्ता, आजादी का। एक ऐसा देश जो न इंडिया के साथ हो न पाकिस्तान के, बिल्कुल स्विट्जरलैंड की तरह शांत और न्यूट्रल। पर अफसोस यही खूबसूरत सपना आने वाले सबसे बड़े संकट की सबसे बड़ी वजह बनने वाला था। जरा उस वक्त के माहौल को सोचिए। अंग्रेज जा चुके थे, पूरा देश एक उथल पुथल से गुजर रहा था और 500 से भी ज्यादा रियासतें थीं जिनके राजाओं को एक बहुत बहुत मुश्किल फैसला लेना था, भारत या पाकिस्तान। और इन सबके बीच में फंसा हुआ था कश्मीर, जिसकी सरहदें दोनों नए मुल्कों से लगती थीं। तो महाराजा हरि सिंह पर जो दबाव था वो चारों तरफ से था और जैसे जैसे दिन बीत रहे थे ये तनाव बस बढ़ता ही जा रहा था। तो इस जबरदस्त दबाव के बीच महाराजा ने एक रास्ता निकालने की कोशिश की। इसे कहते हैं स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। इसका सीधा सा मतलब था, अभी के लिए सब कुछ जैसा है वैसा ही रहने दो, फैसला हम बाद में करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कितना बड़ा फर्क था दोनों देशों के जवाब में। पाकिस्तान ने तो फौरन हाँ कर दी, शायद उन्हें लगा कि इससे कश्मीर पर उनका कंट्रोल बढ़ जाएगा। लेकिन भारत का रुख वो काफी सोचा समझा था। उन्होंने कहा, देखिए पहले आप दिल्ली आइए, हम बैठकर आमने सामने बात करेंगे। भारत जाहिर है कोई भी कदम उठाने से पहले पूरी स्थिति को समझना चाहता था और यही अलग अलग रवैया वो पहली दरार थी जो इस पूरे मामले में पड़ी। और बस यहीं से महाराजा के लिए रास्ते बंद होने शुरू हो गए। उनकी आजादी की जो रणनीति थी वो चारों तरफ से दबने लगी और उनका सपना धीरे धीरे टूटने लगा। एक ऐसी शतरंज की बिसात सोचिए जहां राजा हर तरफ से घिर चुका हो। महाराजा हरि सिंह की हालत बिल्कुल वैसी ही थी। अंदर उनके अपने ही राज्य के पुंछ इलाके में बगावत की आग सुलग रही थी। बाहर से पाकिस्तान ने एक तरह की आर्थिक नाकेबंदी कर दी थी। पेट्रोल, नमक, चीनी ऐसी जरूरी चीजों की सप्लाई रोक दी। वहीं दूसरी तरफ भारत भी साफ था कि बिना किसी समझौते के वो कोई मदद नहीं देगा। और इन सबके ऊपर कश्मीर के उस वक्त के सबसे बड़े नेता शेख अब्दुल्ला, उनका झुकाव साफ साफ भारत की तरफ था। तो सोचिए, महाराजा बिल्कुल अकेले पड़ते जा रहे थे। और देखिए, कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा था उसकी गूंज दिल्ली तक पहुंच चुकी थी। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस खतरे को पहले ही भाप गए थे। उन्होंने सितंबर 1947 में ही, यानी हमले से एक महीना पहले ही ये चेतावनी दे दी थी कि हालात बहुत खतरनाक है और उन्हें लग रहा है कि पाकिस्तान घुसपैठ करने की तैयारी में है। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये आने वाले तूफान का एक साफ संकेत था। और फिर वही हुआ जिसका डर था। नेहरू की आशंका बिल्कुल सच साबित हुई। हजारों की तादाद में पश्तून कबायली लड़ाके पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर में घुस आए। अचानक सारी कूटनीति, सारी बातचीत, सब कुछ खत्म हो चुका था। अब ये महाराजा के लिए अपनी रियासत को बचाने की आखिरी लड़ाई थी और वक्त उनके हाथ से रेत की तरह फिसल रहा था। अब जो अगले 6 दिन आने वाले थे वो कश्मीर के इतिहास के सबसे नाजुक दिन थे। देखिए, 22 अक्टूबर को हमला शुरू हुआ। सिर्फ 2 दिन में 24 अक्टूबर तक हमलावर लूटपाट करते हुए श्रीनगर के दरवाजे तक आ पहुंचे। 25 अक्टूबर आते आते महाराजा को यह साफ हो गया कि उनकी सेना अब और नहीं टिक पाएगी। उन्होंने भारत से मदद की एक आखिरी गुहार लगाई। भारत तैयार था, पर एक शर्त थी। और अगले ही दिन 26 अक्टूबर को महाराजा ने उस कागज पर दस्तखत कर दिए जिसने सब कुछ बदल दिया, विलय पत्र। और इसके ठीक अगले दिन 27 अक्टूबर की सुबह भारतीय सेना के पहले जहाज श्रीनगर में उतर चुके थे। सिर्फ 6 दिन, और 6 दिन में कश्मीर की किस्मत का फैसला हो चुका था। देखिए, भारत का संदेश बिल्कुल साफ था। इसमें कोई अगर या मगर नहीं था। शर्त साफ थी, पहले विलय फिर सेना। अब महाराजा के सामने 2 ही रास्ते बचे थे, या तो वो भारत में शामिल होकर अपनी रियासत को बचा लें या फिर आंखों के सामने हमलावरों को सब कुछ तबाह करते हुए देखें। ये एक नामुमकिन चुनाव था और इस सबसे मुश्किल घड़ी में सारे पत्ते साफ तौर पर भारत के हाथ में थे।
और ये है वो ऐतिहासिक दस्तावेज, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इन चंद कागजों पर महाराजा हरि सिंह के दस्तखत के साथ ही रक्षा, विदेश मामले और संचार, इन सब का नियंत्रण भारत को सौंप दिया गया। कानूनी तौर पर औपचारिक रूप से इसी पल कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग बन गया और इसी के साथ महाराजा का आजाद कश्मीर का सपना हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो अब कहानी का रुख सियासत के गलियारों से निकलकर सीधे जंग के मैदान की तरफ मुड़ता है, क्योंकि भारतीय सेना के आते ही इस लड़ाई का पासा पूरी तरह से पलटने वाला था। और इस जंग में कश्मीर घाटी के लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे निर्णायक लड़ाई वो लड़ी गई शाल्टेंग में। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिस पर सब कुछ टिका हुआ था। यही लड़ाई तय करने वाली थी कि श्रीनगर बचेगा या नहीं। 600 से भी ज्यादा 7 नवंबर को शाल्टेंग की इस लड़ाई में इतने हमलावर मारे गए। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये हमलावरों की कमर तोड़ देने वाला एक जबरदस्त प्रहार था। इस एक लड़ाई ने उनकी हिम्मत को बिल्कुल चकनाचूर कर दिया। शाल्टेंग की जीत के बाद भारतीय सेना को वो गति मिल गई जिसकी सख्त जरूरत थी। इसके बाद सेना रुकी नहीं। सबसे पहले उन्होंने हमलावरों को श्रीनगर के बाहर से खदेड़ा, फिर उनका पीछा शुरू हुआ और 8 नवंबर तक बारामूला और 13 नवंबर तक उरी पर भी दोबारा कब्जा कर लिया गया। देखिए, कुछ ही हफ्तों के अंदर पूरी कश्मीर घाटी को दुश्मन से साफ कर दिया गया था। लेकिन हर जंग की एक कीमत होती है और इस लड़ाई में भारत ने अपने सबसे बहादुर अफसरों में से एक को खो दिया, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। नौशहरा का शेर के नाम से मशहूर थे वो। उनके आखिरी शब्द, मैं मर रहा हूं, लेकिन जिस जमीन के लिए हम लड़ रहे थे उसे दुश्मन के हाथ मत जाने देना। ये अल्फाज आज भी भारतीय सेना के शौर्य और बलिदान की मिसाल हैं। अब शाल्टेंग की जीत के बाद भी जंग पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। लड़ाई अभी बाकी थी और ये एक नए और ज्यादा लंबे संघर्ष की शुरुआत थी। एक ऐसा संघर्ष जो अब बस शुरू हो रहा था। कश्मीर घाटी तो सुरक्षित हो चुकी थी, लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। ये लड़ाई दरअसल अलग अलग मोर्चों पर 1 साल से भी ज्यादा चलती रही। कश्मीर घाटी से लेकर जम्मू के मैदानों से लेकर लद्दाख के ऊंचे बर्फीले पहाड़ों तक। आखिरकार जब इस लड़ाई पर दुनिया की नजर पड़ी तो संयुक्त राष्ट्र ने इसमें दखल दिया और 1949 में भारत और पाकिस्तान दोनों देश कराची समझौते के लिए राजी हुए। इस समझौते ने औपचारिक तौर पर यानी ऑफिशियली इस पहले भारत-पाक युद्ध को खत्म कर दिया। और इस समझौते ने किया क्या? इसने कश्मीर के नक्शे पर एक लकीर खींच दी, 830 किलोमीटर लंबी एक लकीर, जिसे उस वक्त सीज फायर लाइन कहा गया और जिसे आज हम लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC के नाम से जानते हैं। पर एक बात समझने वाली है, ये कोई अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर नहीं था। इसे एक अस्थायी इंतजाम के तौर पर बनाया गया था। एक ऐसी लकीर जिसने कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया और ये अस्थायी लकीर आज भी मौजूद है। और बस यहीं पर आकर वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। 1949 में खींची गई उस अस्थायी लकीर ने एक जंग तो बेशक खत्म कर दी, लेकिन क्या उसने एक ऐसे संघर्ष को जन्म दे दिया जो शायद कभी खत्म ही नहीं होगा? तो सवाल यह है कि एक युद्ध खत्म हुआ था या एक न खत्म होने वाले संघर्ष की बस शुरुआत हुई थी।